बिहार शिक्षक भर्ती के एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाकियों तक भी वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि बाकी बच्चों को भी पता चले कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका कराया जा रहा है और वो भी इसका लाभ ले सके, यहाँ से पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित आपकी परीक्षा है 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 को जो होने वाली है, उसके लिए आप यहाँ पर बिहार स्पेशल नोट्स जो है वो महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा 4500 MCQs और अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ में। वहाँ पर कंप्लीट नोट्स भी हैं बिहार स्पेशल के अलावा। आपको सुपर टेट, यूपी टेट की बात करें, सी टेट, सभी की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। एक बार आप एप्लीकेशन को चेक ज़रूर करिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। और यहाँ पर सूची के मिलान को लेकर के सबसे पहले बोला है, तो अगर हम सूची के मिलान की बात करें आपसे, कालीबंगा तो घग्गर नदी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। धौलावीरा किस नदी के किनारे, तो धौलावीरा का संबंध जो है वो लूनी नदी से है। रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ का संबंध जो है वो सतलज नदी से होगा। और रंगपुर किससे हो जाएगा, मादर या कहीं कहीं भादर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आपका जो मिलान होगा वो यही होगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपसे दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वैदिक संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इनमें से आपका गलत है। देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है इंद्र को पुरंदर कहा गया, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अयस शब्द, अयस का मतलब तांबा या कांसे के लिए होता था। अयस आपने लोहा भी हो सकता है, कहीं आपने सुना हो, है ना। तांबे या कांसे को लेकर के जब अयस शब्द है, ये बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। परशुड़ी नदी के तट पर, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इस काल में परिवार जो है वो मात्र सत्तात्मक था। ध्यान दीजिए, जब हम इस काल की बात करते हैं तो रोमन समाज के तरीके से यहाँ पितृ सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती थी। तो ये जो आपका डी ऑप्शन लिखा हुआ है यही आपका गलत है। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध इनमें से किस शासक से है। तो ऐहोल अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का नाम जो है इससे जुड़ा हुआ है। गुप्त काल में विष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। अब विष्टि के बारे में आपसे बात की है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। गुप्त काल में मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों द्वारा सेवा के लिए बेगार, बेगार मतलब क्या होता है कि जो भी आपने काम किया उसके लिए आपको पैसे न देना, है ना, बेगारी करना बोलते हैं उसे। तो क्या होता था कि उनके द्वारा सेवा के लिए बेगार भी करवाया जाता था और उसे ही विष्टि कहते थे। तो जो बेगारी वाली चीज़ है वो विष्टि से जुड़ी हुई है। ठीक है, वर्धन राजवंश के संस्थापक का नाम क्या है। तो वर्धन राजवंश अगर हम बात करते हैं, प्रभाकर वर्धन का नाम सबसे पहले आएगा भाई। यहाँ पे इनमें प्रभाकर वर्धन का नाम है। और इस वंश की राजधानी यानी कि वर्धन वंश की राजधानी कौन थी, थानेश्वर थी, थानेश्वर। अंतिम शासक की बात करें तो राजवंश अपने अंतिम शासक हर्षवर्धन के अधीन जो है वो काम किया। कौन थे, लास्ट में हर्षवर्धन का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसी हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था। इनमें से अगर हम बात करते हैं, जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो वो हरिश्चंद्र है। यहाँ पर दंती दुर्ग, भोज, परमार या फिर इनमें एक से अधिक बोला हुआ है। देखिए, क्षत्रिय के रूप में अपने पुनर्जन्म को प्रदर्शित करने के लिए शासकों के द्वारा हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता था। अब किस लिए है, अपने पुनर्जन्म को प्रदर्शित करने के लिए। तो हिरण्यगर्भ शब्द का मतलब होता है स्वर्ण गर्भ करके उसे बोलते हैं, और इसमें नाम दंती दुर्ग का आता है। ठीक है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई थी। गांधार शैली आपसे बोला है, मथुरा बोला है, मौर्य और गुप्त शैली की बात की हुई है। तो अगर हम सबसे प्राचीन मूर्ति की बात करते हैं तो ये गांधार शैली में मिली है, इसे नोट करिएगा। गांधार शैली को हिंदी यूनानी कला शैली के नाम से भी जानते हैं। हिंदी और मतलब हिंद यूनान, हिंदी यूनानी नहीं, हिंद यूनान कला बोलेंगे इसे। ठीक है, तो हिंदी यूनानी या हिंद यूनान कला के शैली के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली का अधिक विकास हुआ था। कनिष्क वही जब लास्ट बौद्ध संगीति जिनके मतलब चौथी बौद्ध संगीति जिनके शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं तो कबीर जो है वो रामानंद जी के शिष्य थे। कौन, कबीर जो है वो रामानंद जी के शिष्य थे। और इनमें जो नाम आता है किसका आता है, रामानंद जी का आता है। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक इनमें से कौन सा था। पहले अफगान शासक के बारे में बात की हुई है। देखिए, ये समय था 1451 से लेकर के 1489 का। 1451 से लेकर के 89 तक का ये आपका समय था। लोदी वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी। ध्यान दीजिएगा, जो नाम आएगा किसका आएगा, बहलोल लोदी का आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें एक और क्वेश्चन की तरफ।
1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध इनमें से किसके बीच में हुआ था? तालीकोटा का युद्ध, ध्यान दीजिए, तालीकोटा का युद्ध जिसे हम लोग राक्षसी तंगड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं, राक्षसी तंगड़ी युद्ध, ठीक है। और इसमें विजयनगर की जो है वो पराजय हुई थी, किसकी? विजयनगर की पराजय हुई थी। तो विजयनगर और बहमनी के बीच में हुआ था, किसके किसके? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। आगे चलते हैं, इसमें मोडी लिपि का प्रयोग जो है इनमें से किसके द्वारा किया गया? 11 नंबर क्वेश्चन। मराठे हैं, सिंधिया, होलकर है और मुगलों का नाम लिखा है। देखिए, मराठों ने मोडी लिपि का प्रयोग महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा मराठी को लिखने के लिए किया था। समझ में आ रहा है? मोडी लिपि मराठी को लिखने के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया था। 1857 कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना नवगठन से संबंधित था? पील आयोग है आपका, साइमन कमीशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, प्रीवियस पेपर में आप देखोगे बीपीएससी से लेकर के किसी भी आप परीक्षा में ये सवाल देखने को मिला है। तो ये आयोग का नाम है पील आयोग, ठीक है। सेना के नवगठन के लिए इसी पील आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान जो रखनी है वो ये है कि इस आयोग की सिफारिशों के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 किया गया। यूरोपीय और भारतीय सैनिक 1:3, 1 यूरोप और 3 भारतीय। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। सिंह बोंगा की पूजा किस जनजातीय आंदोलन से संबंधित है? तो अगर आपको याद हो, एकेश्वरवाद का एक ही ईश्वर है, इसका कहीं ना कहीं जो सिद्धांत, जो चीज़ें बताई गई वो है बिरसा मुंडा का नाम आता है। मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और यहाँ से अगर हम सिंह बोंगा की बात करते हैं तो इनका संबंध जो है किससे है? मुंडा विद्रोह से, ठीक है। आगे यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सिंह बोंगा का मतलब क्या होता है? एक सर्वोच्च देवता। ये सिंह बोंगा का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। क्या है? एक सर्वोच्च देवता। आगे इसमें दिया हुआ है आपका 13 के बाद, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? पाबना विद्रोह है, मोपला है, वर्ली है, यहाँ पर वारली करके लिखा है, या फिर नील विद्रोह की बात करें। देखिए, पाबना विद्रोह का संबंध जो है किससे है? पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से लेकर के 76। सबसे पहले ये नोट करिए। आंदोलनकर्ता की बात करें तो शंभूपाल और ईशान चंद्र राय का नाम आता है पाबना विद्रोह से, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। मोपला विद्रोह केरल की बात करते हैं तो मोपला विद्रोह में नाम आता है अली मुसलियार का। किसका? अली मुसलियार का। और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। ये बात हो गई। उसके बाद वर्ली विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये गोदावरी पुरुलेकर का नाम आता है इसमें, ठीक है। किसमें? वर्ली विद्रोह में। और ये आपका 1945 में हुआ था। वहीं अगर हम नील विद्रोह की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम नील विद्रोह की बात करते हैं तो ये हुआ था 1859 और 60 की ड्यूरेशन में। इसमें आता है दिगंबर और विष्णु विश्वास जी का नाम, ठीक है। आंसर आपका डी हो जाएगा। विधवाओं के पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व जो है इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो आपको अगर याद हो, जब लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है वो पारित हुआ था। और नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यहाँ से आएगा, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, ठीक है। आप ये संभव है कि आप इसमें जो है राजा राम मोहन राय जी का नाम हो सकता है लगा दो। आप समझ रहे हैं? तो इसको थोड़ा सा सोच करके 1829 वाला पता लगा, आप सती प्रथा वाली चीज़ों को कहीं ना कहीं इससे जोड़ दो, 1829 और नाम लगा दो। तो ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर बन सकता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को आंसर में लिखिएगा, ठीक है। इंडियन अनरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पहले कि इंडियन अनरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जब हम तिलक जी की बात करें, उन्हें भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था, ठीक है। तो आपका सही जवाब यहाँ से सी होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं, इस संस्था द्वारा सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की गई थी। और इनका नाम तो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, है ना। आज सब कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है। पहले आईएएस थे, आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विसेज की बात करें भारत के उसमें। तो यहाँ पर जो नाम आएगा आपका 1876, ये जो समय था आपका 1876 का था, ठीक है। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से थे? भवानी मंदिर की बात की हुई है। अरविंद घोष है, सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, वीरेंद्र कुमार घोष या तारकनाथ दास का नाम लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो इसमें वीरेंद्र कुमार घोष का नाम आएगा। एक समिति का नाम आपने इनके साथ में सुना होगा, अनुशीलन समिति, ठीक है। तो ये भी आप इनके नाम के साथ में याद रखिएगा। तो सही जवाब आपको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, ठीक है, गोला कर दिया है। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया भारत की पहली
जब हम कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा की बात करते हैं तो उसमें नाम आता है श्रीमती सरोजिनी नायडू जी का, जो है कानपुर सेशन 1925। तो ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये नायडू जी का ही नाम इसमें भी आएगा। किसका नाम आएगा, नायडू जी का नाम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस के किस सेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार किया गया, तो ये जो सेशन था 12वां सेशन था कांग्रेस का। कौन सा, 12वां 12th सेशन था। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गान पहली बार किया गया। दादा भाई नौरोजी जी की बात करें तो धन निष्कासन का सिद्धांत, जो ड्रेन थ्योरी थी, वो भी बताई गई। और ये सेशन था आपका 1896 का, कोलकाता का। ठीक है, सही जवाब क्या था, कोलकाता। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ में आंसर को जो है कहीं ना कहीं अपना चेक कर रहे होंगे कि आपका सही जवाब क्या कुछ हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर गैप दे देते हैं कि आप अपना आंसर जो है, मतलब थोड़ा सा समय कि आप अपना आंसर यहाँ से ज़रूर सेलेक्ट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम बात करें इनमें से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन था भाई, इसमें नाम किसका आता है, क्लाइव का है, कॉर्नवालिस का है, वॉरेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड वेलेस्ली का नाम है। ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था 1772, उसने अपने कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो है ये जो प्रणाली थी उसको ख़त्म करने का निर्णय लिया। तो नाम किसका आएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो आने का तो आपको याद होगा है कि चलो 9 तारीख को आ गए 1915 में, प्रवासी भारतीय दिवस भी बना लिए ऐसे में, लेकिन ये गए कब थे, तो 24 साल की उम्र थी इनकी तब ये गए थे और इंग्लैंड में बैरिस्टर बन करके भारत में ये लौटे थे। ठीक है, और कहते हैं कि एक गुजरात के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला करके, उनका मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे, साउथ अफ्रीका डरबन, समझ रहे हो आप। और 1893 ये जो समय था 1893 का समय था। ठीक, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 1893 का। 1893 में कुछ और भी हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ है, क्यों भाई। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया, कौन सा सेशन था। तो जब हम बात करते हैं सेशन को लेकर के, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो श्रीनिवास अय्यंगर जी ने की थी। किसने, श्रीनिवास अय्यंगर जी ने। और ये कांग्रेस का 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन था, 1926 गुवाहाटी सेशन। तो आपका जो सही जवाब होगा वो यहाँ से बी हो जाएगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें सभी को खादी वस्त्र पहनने के लिए जो है अनिवार्यता बोला गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता ऐसे में माना है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो, माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना या लियाकत अली खान। ध्यान दीजिएगा, जब हम राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं तो लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। साथ ही पृथक निर्वाचक मंडल भी जो है वो लॉर्ड मिंटो की ही देन है। इन्हीं दोनों कारकों या कारणों की वजह से कहीं ना कहीं जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं उसमें मतभेद उत्पन्न हुआ और देश का विभाजन हुआ, ऐसा कहना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो इन्होंने जिसको माना वो आदमी कौन था, लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, यहाँ पर है शहीद भगत सिंह का स्मारक जो है वो कहाँ पर है, तो भी अपने पार्लियामेंटो सुधार आपने सुना होगा ना जब आपकी हम बात करते हैं 1909 वाला। चलिए, शहीद भगत सिंह का स्मारक की बात करते हैं तो लाहौर, फिरोजपुर, लुधियाना और गुरदासपुर है। तो ये कहाँ पड़ेगा, 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह जी की बात करें, राजगुरु जी की बात करें और सुखदेव जी की, तो लाहौर में फांसी दिया गया चोरी छिपे। उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला में किया गया था और आज भी आपको स्मारक वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फिरोजपुर लगाइएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। अपनी उपाधि, देखिए उपाधि ग्रहण करते समय, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से जानने की ज़रूरत है। बहुत ही कम ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इस तरीके से मतलब काम किया। और जब हम बात करें वास्तविक मतलब एक तरीके से होता है ना कि इतिहास के पन्नों में हो सकता है उनका नाम ना हो, लेकिन उन्होंने कितना कुछ संघर्ष किया भारत की आज़ादी के लिए। यहाँ पर सुनीता चौधरी, बीना दास की बात करें, कल्पना दत्त जी हैं और शांति घोष जी का नाम है। बीना दास दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय जनवरी 1932 में गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोलियां चलाई थीं। ठीक है, तो नाम किसका आएगा, बीना दास का। आगे है धर्सना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार के द्वारा किया गया था। देखिए, जब हम यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन को 27, लुई फिशर, यहाँ पर ग्रेड रिचर्ड है, वेब मिलर या फिर किरबाई पेज का नाम लिखा हुआ है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी जेल जाने पर नायडू जी को नेतृत्व जो है वो दिया गया था, नेतृत्वकर्ता के रूप में वो आई थी। 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम यानी गुजरात के विरोध में जो है इकट्ठे किए गए थे। और हम आपको बता दें, इस धरना का उल्लेख करते हुए अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, नाम किसका आता है? वेब मिलर का नाम आता है। उसने क्या लिखा था कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? वेब मिलर के द्वारा। कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु में जो है चित्तरंजन दास जी का नाम आएगा। जबकि महात्मा गांधी जी का अक्सर पूछा जाता है तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पर चित्तरंजन दास जी का नाम है, ध्यान रखिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का पूछा है आपसे। 1912 में कांग्रेस का 27वां सेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अगर हम बात करें, इसके अध्यक्ष में रंगनाथ सिंह माधोलकर का नाम आता है, रंगनाथ सिंह माधोलकर का। और ये 1912 में 27वां सेशन था बांकीपुर पटना में। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसी सेशन में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। देखो भाई, रंगनाथ सिंह माधोलकर का नाम लिखिएगा और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का पिता, वो बात अलग है, अभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इतिहास की उस चीज़ों को अगर याद रखना है तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की जो है वो निंदा की गई है? तो अगर हम प्रथम शिलालेख को लेकर के बात करें तो उसी में इसकी जो है वो निंदा की गई है। आपका जो सही जवाब होगा पहला होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, ये भी जैसे इसमें दिया हुआ है आपका द्वितीय शिलालेख में पशु और मानव चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में जो है आपका चोल हैं, चेर पांडे जो थे, उनके शासनकालों की चर्चा भी देखने को मिलती है। पहली कक्षा में भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा होगा, जब पहली कक्षा की बात करते हैं, बच्चे कोई अगर लाइन खींच रहे हों, इस तरीके से अगर वो लाइन खींच रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी क्या होती है, उनके लिखने के तहत शामिल होती है। कोई चित्र बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, चित्र बनाना भी इसमें जो है वो सबसे पहले में शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि बालक शुरुआत में पेन पेंसिल से क्या करता है, छोटे मोटे चित्र बनाएगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएँ बनाएगा। ठीक, चलिए, तो लेखन कार्य की शुरुआत उनकी वहीं से होती है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार किसका है? देखिए, ये विचार है कैसा है? निराधार है, अंशतः सही है, पूर्णतः सही है, पूर्णतः गलत है। देखिए, आकलन की प्रक्रिया में मतलब आप किसी बच्चे का आकलन कर रहे हो, बात समझ रहे हो आप जो है, और ऐसे में उसका आकलन क्षमताओं का मतलब आप उसी का आकलन नहीं कर रहे हो, बल्कि शिक्षण की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है कि आखिर तुमने पढ़ाया क्या, आखिर तुमने कितना कुछ पढ़ाया और उसके बाद बच्चों को कितना समझ में आया। बात समझ में आ रही है? तो निराधार तो नहीं बोलेंगे पूरी तरीके से कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो पढ़ाओगे बच्चे पढ़ेंगे और उसके बाद निकल करके आएगा। अच्छा, अंशतः ये पूर्णतः सही भी नहीं बोलेंगे। मान लीजिए कि आपने सही तरीके से पढ़ाया, 10 बच्चा था, उसमें से 2 बच्चे ने नहीं पढ़ा और उसका आपने आकलन किया, वो गलत निकला, तो ऐसे में टीचर गलत थोड़ी ना हो जाएगा। तो पूर्णतः सही भी गलत, ये कहना गलत होगा। पूर्णतः गलत भी कहना जो है ये सही नहीं है, ये बात अंशतः सही हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी किसके किसके अभिन्न अंग भी हैं। तो सभ्यता और संस्कृति, 2 चीज़ें हमारे साथ में हमेशा जुड़ी हुई होती हैं। क्या क्या? सभ्यता और संस्कृति। लगाइएगा आप, आपका जो सी वाला है वो करेक्ट है। अलग समिति का संबंध, वाई के अलग समिति का संबंध इनमें से किससे था? बेरोजगारी, गरीबी, मुद्रास्फीति दिया हुआ है या फिर इनमें से सभी? देखिए, जब हम अलग समिति की बात करते हैं तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की गई। अगर आपको याद हो, कहते हैं ना कि वो अगर 2100 कैलोरी ले रहा है कौन, शहरी वाला, और 2400 कैलोरी ले रहा है गांव वाला, तो ऐसे में पर डे के बात करें जो है ऐसे में, तो कहने का मतलब ये है कि वो फिर गरीब नहीं है। 2400 इसलिए ग्रामीण का बोला गया क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो काम होता है फिजिकल वर्क होता है, इसलिए ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। ये बात जो बताई गई थी गरीबी को लेकर के, ये अलग समिति ने ही बताई थी। तो सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2100 और 2400 याद रखिएगा। एसएसबी की स्थापना कब की गई है? देखिए, सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी नहीं, बीएसएफ, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल बोलो, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलो आप।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो नितिन अग्रवाल जी देखने को मिलते हैं। 1965 लगाइएगा, ठीक है। कब लगाओगे आप? 1965, ठीक है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? तो अगर हम बात करें, जैसे आप बात करते हो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, तो वो कल्याणपुर कानपुर में है, और ये दलहन वाला भी आपको कानपुर में मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, और इसका गठन जो हुआ था, राष्ट्रीय नियोजन समिति मतलब क्या है इसका? नेशनल प्लानिंग कमेटी बोलते हैं इसे। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी एनपीसी 1938 में आया था। कब? 1938 में नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, अध्यक्षता में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो मैंने आपको बताया था, जैसे आपने हैराल्ड डोमर मॉडल की बात करें, पीसी महालनोबिस मॉडल, तो पीसी महालनोबिस मॉडल के तहत ही द्वितीय, ध्यान दीजिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के ड्यूरेशन में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कहाँ पड़ेगा? तो इसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो सुभाष चंद्र खुंटिया करके हैं जो उनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। स्थापना कब हुई थी वो नोट करिए, 1999। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस, देखिए 2022 ओजोन दिवस की अगर हम थीम को लेकर के बात करें तो ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ये इसका थीम था। चूंकि अभी आया है नहीं 16 सितंबर, ठीक है, आएगा तो 2023 का भी पता चलेगा। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैथिली ठाकुर जो है लोकसभा चुनाव 2024 तक मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगी। और अगर हम बात करें तो 2019 में मधुबनी जिले की ब्रांड एम्बेसडर भी ये रह चुकी हैं ऐसे में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैथिली ठाकुर लगाइएगा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? देखिए भैया, जानवरों के लिए है, अभी तक ये इंसानों में चीज़ें देखने को मिलती थी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, IVF तकनीकी। जब हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात दिया है, पंजाब दिया हुआ है। तो गुजरात के अमरेली में जानवरों के लिए भारत का पहला IVF मोबाइल यूनिट कहाँ पे है? गुजरात के अमरेली में। आगे चलते हैं इसमें एक और क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है भाई आपका? गुजरात की बात हो गई। 43 की अगर हम बात करते हैं, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अगर हम यहाँ से बात करें, मैसूर, लखनऊ, हैदराबाद दिखा हुआ है और सारे उसमें। देखिए कर्नाटका के हुबली जिले में, कहाँ पे? कर्नाटका के हुबली जिले में PM मोदी के द्वारा 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 महोत्सव की शुरुआत हुई थी। तो इनमें से आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में, फिर से ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव है आपका ये 2023 का। कहाँ पे? कर्नाटक के हुबली में, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसकी थीम याद रखिए, विकसित युवा विकसित भारत। इसका जो थीम है वो क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। जोशीमठ में भूधसाओं की बात करें, विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलता है? तो अभी आपने देखा जब NH7 की बात करते हैं, नेशनल हाईवे 7 है ना, तो जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में। लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से इनमें से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई? ऑपरेशन सद्भावना की बात की हुई है, तो ये शुरू किया गया किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। क्या लगाएंगे? भारतीय सेना लगाएंगे। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? देखिए, फूल बनने का उद्दीपन, पर्ड दिया हुआ है, जड़ है, शाखा बोला हुआ है, तना बोला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, पौधों का वह भाग जो भ्रूण के मूलांकुर को क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। जो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है उसे ही हम जड़ कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। तो और ये क्या होता है? प्रकाश के विपरीत दिशा में भूमि की ओर बढ़ता है। तो सही जवाब यहाँ से क्या होगा आपका? जो शाखाएं होती हैं वो तनों पर ही विकसित होती हैं जो फूल बनाने के लिए उद्दीपन ग्रहण करती हैं। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? वसा के रूप में। फैट की बात की है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या ग्लाइकोजन लिखा हुआ है।
देखिए ध्यान दीजिए, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए जैसे आपको पता है कि ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है, तब ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में जमा होता है। जब ज़रूरत नहीं है तो किस रूप में जमा होगा? ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है इनमें से किस पर आधारित है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर है ये आपका? लैंगिक जनन पर, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स भी याद रखिएगा। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपने फ्लावर बड सुना होगा। फ्लावर बड मतलब क्या होता है? जो फूल की कली होती है, ठीक है। फ्लावर बड मतलब फूल की कली, वहीं से हमें जो है ये देखने को मिलेगा। कौन सा तत्व कभी कार्बनिक यौगिकों में सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलेगा? कार्बन, नाइट्रोजन है, कैल्शियम, ऑक्सीजन दिया हुआ है। देखिए आप किसी भी तत्व को लेकर के बात करें, सभी कार्बनिक यौगिकों में जो मिलेगा, कार्बन एक चतुर्संयोजक धातु होता है। ये क्या है? आपको कार्बन आप देखोगे तो सर्वाधिक यौगिक इसके देखने को मिलते हैं। कार्बन की उपस्थिति जो है हर एक में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सही जवाब पहला होगा। कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? देखिए आपसे यहाँ पर बात की हुई है तो थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, गैलानिन लिखा हुआ है और गैस्ट्रिन करके लिखा है। जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो खोज हुई थी बेंटिंग और बेस्ट ने इसकी खोज की थी 1921 में। विलियम बेंटिंग आप जानते होंगे। इंसुलिन की ही हम बात कर रहे हैं। तो इंसुलिन जो है आपका अग्न्याशय वाली चीज़ से रिलेट करता है। सही जवाब बी हो जाएगा यहाँ पर। पार्किंसन रोग के से संबंधित उपचार के विकास के लिए इनमें से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अगर हम बात करें यहाँ पर, वो वैज्ञानिक थे कहाँ के? स्वीडन के। स्वीडिश वैज्ञानिक बोलते हैं। कार्लसन टेलर हैं यहाँ पर, फ्लेमिंग कार्लसन, कहलेनन का नाम लिखा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम पार्किंसन रोग की बात करें तो केंद्रीय तंत्र का एक विकार होता है। ये न्यूरॉन सिस्टम की बात करते हैं ना, जिससे डोपामाइन के स्तर में असंतुलन से उत्पन्न होता है। तो अगर हम यहाँ पर पार्किंसन रोग की बात करें तो इसी पर शोध के लिए, डोपामाइन पर शोध के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका नाम है आर्विड कार्लसन। सही जवाब पहला होगा यहाँ से, ठीक है। वैस्कुलर पौधों में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से जाता है? तो आपने देखा होगा फ्लोएम का काम होता है खनिज पदार्थों का, और जब भोजन की बात करते हैं उनको ले जाने का काम है ना, परिवहन का काम। जल को ले जाने का काम किसका होता है? जाइलम का होता है। तो जाइलम टिश्यू लगा दीजिए यहाँ से, है कि नहीं? जाइलम टिश्यू आपका आंसर हो जाएगा। रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल है? अगर हम बात करें यहाँ पर खुलने और बंद होने को लेकर के, देखिए स्टोमेटा पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पौधे और पर्यावरण के बीच गैस का विनियमन करते हैं। ये बात आपको पता है, स्टोमेटा, ठीक है। छोटे छोटे स्पोर्स बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं उन्हें। ये होता है एब्सिसिक अम्ल। क्या होता है? एब्सिसिक एसिड होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? देखिए इनमें से मात्रक आपसे पूछा है कि इनका प्रतिबल, दाब है, बल और विकृति दिया हुआ है। तो आपने बल का भी देखा होगा, प्रतिबल भी है, दाब भी है। ये विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ये विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। विकृति जिसे स्ट्रेन बोलते हैं, STRAIN, स्ट्रेन क्या होता है? कि लंबाई में बदलाव को अगर हम मूल लंबाई से डिवाइड कर दें, जिससे हम लोग लंबाई में बदलाव को हम लोग डेल L से रिप्रेजेंट करते हैं, और मूल लंबाई L होती है, और ये एक विमाहीन राशि है, तो इसका कोई जो है आपका फार्मूला निकल के नहीं आएगा। जबकि दाब की बात करें तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल आप बता देते हो। फोर्स की बात करें तो वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है आपका। मास इंटू एक्सीलरेशन तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन मात्रक हो जाता है। वहीं प्रतिबल यानी स्ट्रेस की बात करें तो वो भी बल बटे क्षेत्रफल होता है। ये स्ट्रेस जो है ना वो दाब ही है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कहते हैं कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है? विरूपण, देखिए यहाँ से तन्य शक्ति, प्रत्यास्थता है, कठोरता दिया हुआ है, या फिर एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, जब हम तन्यता की बात करते हैं, सामर्थ्य, तन्यता, सामर्थ्य की बात करें, कठोरता है, प्रत्यास्थता है, सभी पदार्थ के विरूपण के प्रतिरोध के उपाय हैं। पदार्थ का विरूपण मतलब समझ रहे हो, विरूपित करना, उसे जैसा रूप है उसे चेंज कर देना किसी भी पदार्थ को। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ से एक से अधिक लगाइएगा।
एक पिंड का वजन कितना होता है? देखिए भाई, अब हर जगह समान होता है, भूमध्य रेखा पर अधिकतम, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या फिर एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, एक पिंड का भार वह बल होता है जो वह गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। अगर हम स्मॉल जी की बात करते हैं, आप देखोगे ध्रुवों पर अधिकतम, जो सही जवाब आपका होगा फिर वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ से कौन सा थर्मल विस्तार यानी थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण इनमें से है? तो अगर हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं 58 में, हवा से भरे जाने वाला गुब्बारा फैलता है, ये तो बिल्कुल सही है भाई, थर्मल एक्सपेंशन। धातु की छड़, ये भी सही है, करेक्ट है। गर्म होने पर एक तरल उबलता है, थर्मल एक्सपेंशन। तो आपका जो सही जवाब इसमें आप लगाएंगे वो एक से अधिक लगाएंगे। आप जो है लेंस की क्षमता किसमें मापते हो? एम्पियर है, वॉट है, वोल्ट है, डायोप्टर। तो आपने आंसर तो देख ही लिया होगा, मिल गया होगा आपको। कैपिटल डी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और क्षमता की अगर हम बात करें, पावर, तो ये क्या होता है? 1/f होता है। f क्या होता है? फोकल लेंथ बोलते हैं इसे, फोकस दूरी बोलते हैं। आंसर डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है। देखिए, ध्वनि तरंगों की मौलिक आवृत्ति बोला हुआ है, तो ये होता है आपका लहर की सबसे कम आवृत्ति वाली घटक। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के रूप में भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्वनि तरंग की जो मौलिक आवृत्ति तरंग होता है उसे निम्नतम आवृत्ति घटक होता है वो आपका। ठीक है, तो लहर से क्या होगा आपका ये, और इसे क्या बोलते हैं? अभी मैंने बोला आपसे क्या, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी यानी कि प्रथम हार्मोनिक आवृत्ति। फोटोवोल्टिक सेल की बात की है यहाँ पर, उनका मुख्य लाभ इनमें से क्या होगा? तो फोटोवोल्टिक सेल का आपने देखा होगा, सूर्य, आपने सोलर पैनल वगैरह देखा होगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं यूज़ में आते हैं। सूर्य के प्रकाश को ले करके फिर कहीं ना कहीं बिजली में परिवर्तित कर रहे होते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि सूर्य के प्रकाश को लेना और बिजली में परिवर्तित करना, उसमें कुशल हैं। ठीक है, साबुन है, ग्रीस दिया हुआ है, को निम्न में से किस विधि के द्वारा हटाया जाता है? और स्कंदन बोला है, पायसीकरण, अधिशोषण बोला हुआ है, परासरण आपसे बोला है। देखिए, कहते हैं बिना घुले किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कणों का दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित होने की घटना पायस, समझ रहे हो, कहलाती है। और ये पायस बनने की प्रक्रिया पायसीकरण होता है। ठीक है, तो साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग पायसीकरण के रूप में होता है। किसके रूप में? पायसीकरण के रूप में होता है। आगे दिया है इसमें, कौन सा कथन आपका इसमें गलत है? केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपका 63 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सभी तत्व, देखिए तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। अच्छा जी, तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या आपसे पूछा है, कौन सा गलत है? ठीक है, कोई समस्या नहीं, द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग हो ही सकती है आपकी, है ना। जैसे आप हाइड्रोजन की बात करो तो 1H2 होता है, 1H1 में भी होता है, 1H3 भी होता है, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम 3 हो गए उसके समस्थानिक। सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है, ये तो कहना गलत होगा भाई, है। सभी तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान नहीं हो सकती। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणुओं में भी न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो सभी तत्वों में कैसे होगा? ठीक है, तो बी आंसर लगा लीजिएगा आप इसे। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का काम जो है वो कौन सा इसमें से करता है? कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं भाई? जो लगाते हैं, सूंघाते नहीं हैं, मतलब मुंह के पास में लगाते हैं और फिर जो है। तो अब यहाँ की बात करें तो इसमें जो यूज़ में हम लेकर के आते हैं वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? तो पदार्थ का मूल कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम कहलाता है, परमाणु कहलाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु इनमें से कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे? तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम, बेरिलियम दिया है, रेडियम दिया है। देखिए, अगर हम इस 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे पहला, दूसरा 1 2 दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, बेरिलियम दिया हुआ है आपका। देखिए, ये सारे के सारे तत्व, आप चाहे कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, आपसे क्षारीय तत्व धातु जो है वो पूछा हुआ है ना, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये चौथे वाले को आप छोड़ दो, फोर्थ को आप छोड़ दो, ये और ये करेक्ट है। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती में चूंकि आपको पता है 5 ऑप्शन आपके आने हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, ये कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। जो 5वां ऑप्शन लिखा हुआ होता है उसमें होता है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं
या फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के लिखा होगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब जो भी ऊपर ऑप्शन लिखे हैं आपके, अब पांचवा अगर ये है तो 4 ऑप्शन ऊपर होंगे, तो चारों ऑप्शन में से हो सकता है 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हो, बस चौथा गलत हो। तो इन दैट केस यू विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। तब आप 5वें ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा सही था, ये तीसरा गलत है, मतलब ये चौथा ऑप्शन ये जो दिया है ना ये वाला, ये गलत है, ये हटा दिया है हमने, तो ऐसे में ये और ये सही हैं, तो हम आंसर क्या चूज़ करेंगे, अपना डी वाले को चूज़ करेंगे। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से जो उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी गैस होती है, CO करके बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं उसे। घोल का pH 3 से 6, घोल का pH जो है वो 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता की स्थिति जो है वो कितनी होगी। देखिए 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम होगी, 1000 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, आपसे बोला हुआ है। तो ये थोड़ा सा कठिन टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी कठिन है, इसको समझने में जो है थोड़ा समय आपको लग सकता है। देखिए 3 से 6 हुआ है। अब इसमें कहते हैं कि अगर हम बात करें किसी विलयन या सॉल्यूशन को लेकर के, तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक 10 आधारीय लॉग वैल्यू को हम pH बोलते हैं। 10 आधारीय लॉग वैल्यू को क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। तो आपने पहले देखा क्या था, 3 था, 3 से 6 हो गया, तो मैंने बोला 10 आधारित वाली चीज़, बात को समझिएगा यहाँ पे। ऐसे में आपने देखा जब हम log h की बात करेंगे, 3 log h, देखिए ये log वाली वैल्यू से ही इसका जो है कहीं ना कहीं संबंध है, इसका रिलेशन है। तो 3 से 6 अब जब हो गया है, तो जब हम बात करेंगे 10⁻⁻6 वाली को लेकर के, क्या चीज़ 10⁻⁻6, ये ही log वाली वैल्यू के साथ में हमें देखने को मिलेगा। तो मतलब जो log -3 वाला था वो क्या हुआ, 10⁻⁻6 में चेंज हुआ, और जो -3 यानी 3, 1 के आगे 3 जीरो, और चूंकि माइनस है यहाँ से लेकर के कहाँ तक गया, 6 तक, तो 1 2 3 चेंज कितने का आया है, 3 से 6 में 3 का चेंज आया है। बात समझ रहे हो आप। और ये हमेशा माइनस वाली चीज़ के साथ में रिलेट करेगा, तो माइनस यानी कि कम होना, और 3 यानी कि 3 जीरो लगा देना। सही जवाब आपका डी होगा यहाँ से। ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, इस तरीके के सवाल आपको शायद ही देखने को मिले, इतना कठिन नहीं आएगा, परेशान मत होइएगा इसके लिए। कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कैल्शियम की खोज की अगर हम बात करें, देखिए रायले हैं, लुइस वर्जिलियस का नाम लिखा हुआ है, और आपसे दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम कैल्शियम की खोज की बात करते हैं तो उसमें नाम आता है, एक महोदय हैं डेवी का। कैल्शियम के साथ में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की भी खोज इन्होंने की थी, ठीक है। रायले ने किसकी खोज की थी, ऑर्गन की खोज की थी। लुइस ने किसकी खोज की थी, सह संयोजकता, कोवैलेंसी क्या होता है, ठीक है। उत्प्रेरण का सिद्धांत किसने खोजा था, वर्जिलियस ने खोजा था। चलिए, ग्रीन हाउस गैसों का घटक जो है इनमें से कौन सा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है, तो सभी हैं आपके, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला लगा दीजिए इसमें। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदस्य निम्न में से कौन सा था। देखिए आपको पता है सदस्य जो है वो कहाँ से आते थे, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं से निर्वाचित ही तो होते थे। जो अलग अलग प्रांत होते थे उनके विधानसभा की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ से निर्वाचित जो भी सदस्य होते थे। देश का अलिखित संविधान है। अब देखिए ब्रिटेन में अभी भी महारानी देखने को मिलती हैं, है ना। आप USA की बात करो, पाकिस्तान, भारत में तो सब जगह लिखित संविधान है। ब्रिटेन में तो महारानी का शासन चल रहा है अभी ऐसे में, तो संविधान है लेकिन अलिखित है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। करेक्ट आंसर बी होगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। देखिए प्रियम्बल की बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर करके, है ना। तो जब हम यहाँ की बात करते हैं, आपसे ये आर्थिक की बात करें, सामाजिक की बात करें, और इनमें से सभी लिखा हुआ है। 73 की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। किन किन न्याय की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। किसके किसके बारे में, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यही 3 शब्द हैं जस्टिस को लेकर के। लोकतांत्रिक वाली बात हटा दीजिए। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जा सकता है, तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है आपका, भारतीय संविधान के भाग 1 की अगर हम अनुच्छेद संख्या 1 की बात करते हैं तो उसमें क्या कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। इंडिया जो है वो क्या है आपका, एक ऐसे में यूनियन है, जो भी आपके स्टेट्स हैं उनका, तो राज्यों का संघ बोला गया, तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, क्या हो जाएगा, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। सही जवाब बी लगाइएगा। कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है।
देखिए परमादेश मैंडेमस बोला है, क्यों वारंटो है, यहाँ पर बंदी हैबियस कॉर्पस दिया हुआ है और सर्चियोररी यानी उत्प्रेषण दिया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर हम बात करते हैं हैबियस कॉर्पस, ये आपका अनुच्छेद संख्या 32 में आपको देखने को मिल जाएगा। 5 प्रकार की याचिकाएं हैं, ठीक है, और इसी के बेस पर आप कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये आपका जो है मैं फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूँ। इसी को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, निजी स्वतंत्रता का आधार बंदी प्रत्यक्षीकरण ही है, ठीक है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, किसके लिए? ब्रिटिश संविधान 1935 है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और जापान का लिया हुआ है यहाँ पर। देखिए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वीमर संविधान से। देखिए बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, अगर यहाँ पर जर्मनी दिया होता तो संभव था कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते। ये जो चीज़ है 76 का, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। पहली चीज़ तो आप अपना आंसर बी लगाइए। दूसरी चीज़, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे क्या कुछ होगा, ठीक है। निलंबन की अगर हम बात करें तो जर्मनी के वीमर संविधान या वाइबर कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो ऐसे में कोई गलती नहीं होगी। 77 में आपसे कहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? किस अभिव्यक्ति का? सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक, अच्छा समाजवादी, संघीय बोला हुआ है या इनमें से कोई नहीं? देखिए संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है यहाँ पर, ये संघीय शब्द का प्रयोग जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कहते हैं कौन सा संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है क्योंकि कई सारे यहाँ पर जो है संशोधन हुए थे इस समय। तो ये आपका 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में आया था, और ये था भारतीय संविधान का 42वां संशोधन, ठीक है। कहते हैं भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा जो है ऐसे में प्रदान करेगा? समानता का अधिकार दिया है। अब जब ये कह रहे हैं कि सुरक्षा, बराबर सुरक्षा, तो बराबर का मतलब क्या होता है? समानता की बात इसी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। दो चीज़ें हैं, एक समानता है, कहते हैं कि विधि के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण, दो बातें हैं। आर्टिकल नंबर 14 में बताया गया है। ये कहाँ पे? अनुच्छेद संख्या 14 में। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, विधि यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं और कानून का समान संरक्षण, ठीक है, ये दो बातें। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? देखिए अभियुक्त को तो सीधी सी बात है, नमूना अगर आप बाध्य कर रहे हो तो उसकी जो स्वतंत्रता की बात है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन ही होगा ना। तो वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, आप यहाँ पर बी लगाइएगा। विधि का शासन की संकल्पना जो है वो कहाँ से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी का नाम आता है, जुड़ा हुआ है कहाँ से? इंग्लैंड से, ठीक है। अच्छा ये चीज़ याद रखिए, विधि का शासन का क्या मतलब हुआ? शासन होगा तो कानून का होगा, किसी एक व्यक्ति एक के निरंकुश हाथों में सत्ता नहीं होगी, ठीक है। ब्रिटेन लगाइएगा। एवी डाइसी का नाम याद रखिएगा, उन्होंने ही ये टर्म दिया था। बिहार में, एक मिनट, बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लगाया गया था? तो अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें, ये आपका लगा था 1995 1995 में, केवल और केवल 5 दिन के लिए। कब लगा था? 1995 में। जब हम बात करते हैं मिड डे मील को लेकर के, भारत में इंटरनेट को लेकर के, तो 1995 में ही आया था। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। कब? 1968 में, ठीक है। 29 जून 1968 से 26 जनवरी 1969 तक। और जो राष्ट्रपति शासन अंतिम था वो 2005 में था, जो है लगा था। सबसे कम दिनों के लिए जो था वो 5 दिन के लिए 1995 में। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो आप तो सभी लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, है ना। 35 ईयर ऑफ एज, 35 साल उम्र होनी चाहिए उपराष्ट्रपति। वित्तीय समितियां इनमें से कौन सी हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेशन कमेटी है, लोक उपक्रम कमेटी, समिति लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए जब हम इन समितियों की बात करते हैं तो ये सभी समितियाँ जो है उसमें शामिल देखने को मिलेंगी। सही जवाब यहाँ से डी होगा। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम जो है वो क्या है? देखिए संविधान के अगर अनुच्छेद संख्या 100 की बात करें, उसके तहत प्रत्येक सदन, चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, उसकी कार्यवाही को आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होती है। तो आपको ये कोरम शब्द या गणपूर्ति का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही है कि अगर आप चाहते हो लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही चले, सेशन चले, लोग आए, मतलब MP आए, बैठें, विचार करें, ठीक है, अपने अपने क्षेत्रों के बारे में बात करें कि कहाँ पर क्या कमियाँ हैं, क्या सुधार करने की ज़रूरत, अगर आप चाहते हैं तो गणपूर्ति जो अपेक्षित है
ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है ऐसे में वो कुल सदस्य संख्या का। जैसे अगर 545 सदस्य हैं लोकसभा में तो इसका 1/10 वहाँ पर होने चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। और जब हम राज्यों में विधानमंडल की बात करते हैं तो उनकी गढ़पूर्ति की चर्चा अनुच्छेद संख्या 189 में की गई है, 189 में। तो 1/10 लगाइएगा गढ़पूर्ति का। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका ये, जो 85 का मैंने अभी बताया है ये। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 1890 लगा लीजिए। कब? 1890, 13 फरवरी 1890 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। इसका पुनर्गठन भी हुआ 1954 में। कब? 1954 में। अगर हम बात करें कि भारत का सर्वेक्षण 11 क्षेत्रीय केंद्रों में फैला हुआ है, तो केंद्रीय कितने 11 क्षेत्र भी लिखे रहिएगा। हीराकुड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी लगा दिया जाए। बिल्कुल। 1948 में हीराकुड बांध परियोजना का काम शुरू हुआ था। कब? 1948 में, भारत की आज़ादी के 1 साल बाद। कंप्लीट कब हुआ था? 1953 में। ठीक है, आगे चलते हैं। महानदी लगा दिया है। नेक्स्ट है आपका उकाई परियोजना, बोला हुआ है किस नदी पर है? तो गुजरात में बनाई गई उकाई परियोजना जो है कहाँ पे? गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है। ठीक है, निर्माण वर्ष इसका 1972 है। और उकाई परियोजना को वल्लभ सागर के नाम से भी जानते हैं, ये भी नोट करे रहिएगा, वल्लभ सागर। ठीक है। मक्का की खेती के लिए औसतन तापमान की आवश्यकता। देखिए सवाल कितना मस्त पूछा है, समझ रहे हो आप कि भैया जोंधरी उगाना है। जोंधरी समझते हो? यही मक्का है, पॉपकॉर्न जो खाते हो, है ना, वही वाला। तो कितने से कितने डिग्री आपसे पूछा हुआ है। तो इसका जो अगर हम मानक एक आदर्श दशा तापमान को लेकर के बात करें तो 21 डिग्री से 27 डिग्री, कितना 21 to 27 डिग्री होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर इनमें से अधिक बोला हुआ है। तो जब हम उष्णकटिबंधीय घास मैदानों की बात करते हैं, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है ना, तो इन सभी में देखने को मिलती है। डी आंसर लगाइएगा। पीट मृदा को लेकर के बात की हुई है और उस पर विचार करने को कहा है। देखिए, कहते हैं कि जहाँ पानी की अधिकता होती है वहाँ पर होते हैं ये। केरल में मृदा पाई जाती है, ये बोला हुआ है। मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। देखिए, जब हम बात करें, आपने जब दलदली मिट्टी की बात करते हैं तो गेहूं तो बिल्कुल नहीं होगा। आप ये बात अलग है कि आप वहाँ पर धान की जो फसल है, क्योंकि तराई क्षेत्रों में उसकी ज़रूरत होती है, तो ये वाली बात आप हटा दीजिएगा, पहली और दूसरी। यानी कि जो सही जवाब होगा वो आप क्या लगाएंगे? यहाँ से बी लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन यमुना नदी की सहायक नदी इनमें से है? तो चंबल, बेतवा, बेतवा केन है, सोन भी दिया हुआ है, चंबल, तो इनमें से सभी आपका होगा। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच, भारत के किस राज्य के बीच से होकर के गुजरती है? मैकमोहन लाइन, तो ये गुजरती है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश से, है ना, जो भारत का सबसे नॉर्थ ईस्ट का ऊपरी वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है वो कितना होगा? नॉर्थ से साउथ पूछा हुआ है 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। सीमा रेखाओं को लेकर के बात करें, जमीनी सीमा रेखा की, तो 15,200 किलोमीटर देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सहित अगर हम टोटल डिस्टेंस को लेकर के बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें जो है याद रखिएगा। क्षारीय मृदा का पीएच वैल्यू आपसे पूछा है, 1 to 6, 8 to 9 है, 7 है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। तो देखिए, क्षारीय पीएच वैल्यू मतलब 7 से ऊपर ही जो होगा, तो 7 से ऊपर ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। 7 से नीचे वाला आपका एसिडिक होता है। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? 96। तो 96 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है। ठीक है, और इसमें जो उसका परसेंटेज होगा संपूर्ण भूमि का, अगर मैं जलोढ़ मिट्टी की बात करूं कि कितना है, चूँकि इनका रंग जो होता है वो धूसर कलर का होता है। ठीक है, और इस मृदा में गहन खेती जो है वो देखने को मिलती है। पोटाश की मात्रा ज़्यादा होगी, फास्फोरस कम होती है, और इसका जो परसेंटेज है वो कितना है महोदय? 40% है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लाल और पीली मृदा में इनमें से जैव पदार्थ की मात्रा की कमी किसमें जो है देखने को मिलती है? देखिए, 97 नाइट्रोजन दिया है, फास्फोरस, ह्यूमस दिया है, इनमें से एक से अधिक।
लाल और पीली मिट्टी की बात की जाए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस, इन सभी की कमी पाई जाती है। तो एक से अधिक लगा दीजिएगा, डी आंसर। जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका कुछ वो नहीं है, आपने साउथ वेस्ट मानसून का नाम सुना होगा, ये बस वही है। तो फेरल का जो नियम होता है उससे प्रभावित होती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो फेरल का नियम, जैसे अगर मैं बात करूँ साउथ, सबसे पहले आप आंसर लगाइए, 98 का आंसर पहला होगा, साउथ वेस्ट मानसून। फेरल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपने बाईं ओर मुड़ती है, या मुड़ जाती है, या विक्षेपित हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ होगा? दाहिनी तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में होगा बाईं तरफ। फेरल का नियम है ये, किसका? फेरल। बहुत सारे नियम आपके जो है आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेंगे। भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन इनमें से करेक्ट है? तो चलिए भाई, दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, ये बोला हुआ है। कौन सा है भाई? ये आपका 99, ठीक है, ठीक है। भारत का उत्तरी भाग उष्ण कटिबंध है। जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। देखिए, जब हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम धारा, तो 45 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश के बीच में ये हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो सी स्टेटमेंट लिखा है यही आपका करेक्ट है, ठीक है। रबी की फसल गेहूं के उत्पादन में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। चलो भाई, किसका कितना डिग्री होता है ना। क्या कहते हैं आपसे? गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है, पहला स्टेटमेंट है। बुआई करते समय 10 डिग्री तापमान, कटाई के समय 20 से 25 डिग्री के तापमान की आवश्यकता होती है, ये बात इन्होंने बोली हुई है। अच्छा जी, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल करेक्ट है। कल्याण की बात करें, सोना की बात करें, अर्जुन है यहाँ पर आपका। देखिए, लिखा हुआ है इसमें हंसा लिखा है, बात को समझिए। जो एक हंसा लिखा है ना, ये चावल की फसल है, ये चावल की किस्म है। हंसा जो है वो किसकी है? चावल की है। ये बात हो गया गलत। कितना अंदर जा करके आपको आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये गलत है, ये और ये सही है। तो सही जवाब हमारा दोस्त क्या हो जाएगा? यहाँ से बी वाला हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर भी करेक्ट आंसर किया। तो ये था आज का सेशन, और आज के सेशन में आपने क्वेश्चंस काफ़ी कुछ देखे। सवाल कैसे लगे एक्सप्लेनेशन के साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।